नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज सीटेट दिसंबर 2024 और जेटेट 2024 की दूसरी क्लास है CDP की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम क्या होता है, अधिगम सीखना क्या होता है, इसकी संकल्पना तथा इसके अर्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है CDP में, जो कि सीटेट दिसंबर 2024 और जेटेट या जितने भी प्रकार के स्टेट जहाँ पे CDP पूछी जाती है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी को पता ही होगा, हमने सीटेट की क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप लोग सीटेट एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, आप खुद देखेंगे कितनी बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाती है। तो आज के सेशन में हम लोग अधिगम के बारे में बात करेंगे। अधिगम क्या होता है, सीखना यानी लर्निंग क्या होती है, इनकी संकल्पनाएं क्या क्या हैं, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ से हर बार पेपर में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। उससे पहले आप लोग को कुछ बातें मैं बता दूँ। आपको 1-2 क्लासेस शॉर्ट में मिल रही हैं, इसके बाद से मैं जो क्लासेज कराऊंगा यानी अगली जो CDP की क्लास होगी उसमें मैं आपको जैसे अधिगम पढ़ा रहा हूँ, तो अधिगम से जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी अगले टॉपिक से मैं सॉल्व करवाऊंगा। अभी इसकी PPT नहीं तैयार थी, वजह से इसमें मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसका अलग से ले लूँगा क्लास। लेकिन अब नेक्स्ट जितने भी टॉपिक करवाऊँगा, चाहे वो जीन पियाजे पढ़ाऊँगा, कोहलबर्ग पढ़ाऊँगा या आपका जेंडर वायस या जेंडर पढ़ाऊँगा, तो सबके प्रीवियस ईयर पेपर में वहाँ से जितने प्रश्न बने हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगा। लगभग 1 घंटे की क्लास अब होगी आपकी। जब भी अब आगे से CDP की क्लास होगी आपकी 1 घंटे की क्लास होगी और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। उसमें पूरे प्रश्नों को मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा, जितने भी पेपर में अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो बहुत अब आगे से आप लोग देखिएगा, 1-2 क्लास आप और मैनेज कर लीजिए आज वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्लास यानी कल जो CDP क्लास आएगी उसमें मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसका प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे रहेंगे उनको भी साथ साथ में सॉल्व करवाता चलूँगा, यानी थ्योरी प्लस आपकी चैप्टर वाइज PYQ ऐसे क्लासेज चलाऊँगा। क्योंकि इस बार प्रश्नों को आपको मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं, लेकिन थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। थ्योरी आप पढ़ते हैं, समझ जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, रिवाइज करते हैं, तो थ्योरी से नहीं। अब थ्योरी पढ़ेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, खुद आप देखेंगे कैसे समझ में आया, कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि सीटेट को आपको पता ही है, सीटेट की परीक्षा पास करना बहुत ही आसान काम नहीं रह गया है, क्योंकि अब निरंतर सीटेट की परीक्षा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती चली जा रही है, आगे और भी हार्ड होता जाएगा सीटेट। इसलिए अब सीटेट वो आप हल्के में नहीं ले सकते। जब तक आपकी मेमोरी बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जब तक आप लोग अच्छे से समझेंगे नहीं, पैडागॉजी पे अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोग सीटेट को पास नहीं कर पाएंगे। ये सीधी सी बात है। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको जो भी थ्योरी पढ़ाऊँगा उसका PYQ भी साथ में करवाता चलूँगा। 1-1 घंटे की क्लास होगी। आज से आपकी SST की क्लास स्टार्ट होगी। SST में मैं चैप्टर वाइज PYQ भी कराता चलूँगा, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज PYQ, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज PYQ, ऐसे निरंतर हम लोग चलते रहेंगे। इस बार सीटेट की मैं 4 महीने का टारगेट रखा हूँ। 4 महीने हमारे साथ विजिट कर दीजिए, जुड़े रहिए। 4 महीने में 100% आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आज का यही है कि अधिगम यानी सीखना की संकल्पना तथा उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य क्या होता है, सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव यानी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन यानी एडजस्टमेंट में मदद करना होता है। तो मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम या सीखने की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अधिगम या सीखने की जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले सीखना क्या होता है। सीखना जो होता है वह संपूर्ण जीवन चलता रहना है। ऑल लिविंग लर्निंग यानी हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसी को हम लोग सीखना कहते हैं। सीखना परिवर्तन होता है। लर्निंग इज चेंज, हमेशा कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, सीखने में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना जो है वह सार्वभौमिक है, हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता रहता है। यूनिवर्सल है यानी लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखना विकास है, तो जब हमको सीखेंगे तो हमारा विकास होगा ना, तो इसे सीखना एक विकास है। सीखना अनुकूलन है यानी लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना नया कार्य करना है। सीखने से तात्पर्य यह होता है कि हम कोई नया कार्य करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वहाँ से सीखेंगे ना, तो सीखना भी एक नया कार्य होता है।
अनुभव का संगठन है। सीखना एक अनुभव का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग इज पर्पोजिव होता है, यानी सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। एवं सीखना विवेकपूर्ण होता है। सीखना सक्रिय होता है, यानी हम कुछ सक्रिय होकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के नियम यानी लॉ ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के कितने नियम होते हैं? तो सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं परिणाम या प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम जो होता है, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तो वह जल्दी सीखेगा। अच्छा, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो क्या वो जल्दी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो अगर बच्चों में तत्परता होगी तो बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा, तो बच्चे को जो भी बताया जाएगा वो जल्दी सीख लेगा। तो इसी को तत्परता का नियम कहते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या होता है? जितना अभ्यास होगा उतना अच्छा बच्चा सीखेगा। तो इसमें उपयोग के नियम यानी लॉ ऑफ यूज होता है एवं अनुपयोग का नियम होता है। तो अभ्यास से तात्पर्य है बच्चे को हम लोग जितना ज़्यादा अभ्यास करवाएंगे बच्चा उतना अच्छा सीखेगा, और उतना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना अच्छे से सीखेगा, इसलिए अभ्यास का नियम इसको कहते हैं। परिणाम व प्रभाव का नियम यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्ट। तो इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव का नियम, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट क्या होता है? तो इसे संतोष या असंतोष का भी नियम भी कहते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा और जल्दी सीखेगा। अगर निगेटिव रहेगा तो बार बार उसे नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा, इसलिए इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। चलिए, जैसे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया भी गया है कि माता पिता के साथ बच्चे कांटे वाली चम्मच के साथ खा रहा है। अगर बच्चे कांटे वाली चम्मच के साथ अच्छे से खा लेगा तो बार बार खाने के लिए कोशिश करेगा। अगर उससे खाना गिर जाएगा तो वह उससे दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्रभाव का नियम बोलते हैं। परिणाम या प्रभाव का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। तो आप लोग नियम 3 समझ गए होंगे। अधिगम के 3 नियम होते हैं। सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं। तत्परता का नियम, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा। दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम, जितना ज़्यादा अभ्यास बच्चों से करवाया जाएगा बच्चा उतने आसानी से सीखेगा। इसको 2 भागों में बात किया गया, उपयोग के नियम है, अनुपयोग के नियम। परिणाम और प्रभाव का नियम, इसे संतोष या संतोष का नियम कहते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा और जल्दी सीखेगा। गौण नियम क्या होता है यानी सेकेंडरी लॉ? तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल्स रिस्पॉन्स। तो इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाओं में प्रयास करते हैं तथा इसके बाद इस कार्य को करने की सही विधि मालूम करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाओं में प्रयास करते हैं तथा इसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। इसी को हम लोग बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। तो इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो या अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। तो आंशिक क्रिया का नियम होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें और अधिक शीघ्र करें और सरल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आंशिक क्रिया का नियम में? इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं और विभाजित करने के बाद उस कार्य को करते हैं तो अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। अगला नियम है स्वाधीन अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एनालॉजी। तो प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या में उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो। तो स्वाधीन अनुक्रिया का जो नियम होता है इसमें जो प्राणी या किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो। उसके बाद अगला है मनोवृत्ति या अवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। अगर बच्चे का मूड अच्छा है तो वह जल्दी सीखेंगे, जब बच्चे का मूड अच्छा नहीं रहेगा तो वह जल्दी नहीं सीखेंगे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वह क्लास में बैठा हुआ है और घर पे वह मम्मी से आइसक्रीम मांगा था, मम्मी ने आइसक्रीम उसको मना कर दिया, तो बिना आइसक्रीम से वह स्कूल गया है। या टिफ़िन में उससे जो भी खाने के लिए बोला था माँ ने उसको दूसरा कुछ दिया है बनाकर, तो उसका मूड डिस्टर्ब हो गया है। तो क्या बच्चा वहाँ पढ़ने में उसका मन लगेगा? बच्चे का मन बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि उसका मूड बिल्कुल ख़राब है, तो जल्दी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वही माँ ने उसको आइसक्रीम दे दिया होता तो बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता, तो बच्चे का मूड एकदम फ्रेश रहता, तो बच्चा आसानी से अच्छे से सीख सकता। तो इसी को हम लोग अवृत्ति का नियम कहते हैं।
अगला है साक्षरात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो जब बच्चा एक सीखी हुई ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाएगा, तो इसी को हम लोग साक्षरात्मक स्थानांतरण का नियम कहते हैं। तो जब बच्चा एक सीखी हुई ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाए, इसको हम लोग लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं। चलिए एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने अधिगम के बारे में पढ़ा। तो अधिगम मतलब होता है सीखना। तो हमको जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं। तत्परता का नियम, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा। उसके बाद दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम, जितना अभ्यास होगा बच्चा उतना आसानी से सीखेगा। मान लीजिए बच्चे को आप लोग ABCD लिखवा रहे हैं, अगर बच्चा एक बार ABCD लिखेगा ज़्यादा अच्छे सीख पाएगा। वही ABCD आप डेली उसको होमवर्क में देंगे, 1 हफ्ते तक लगातार उसको ABCD लिखवा लेंगे, तो ABCD लिखने में वो एकदम जितना ज़्यादा अभ्यास कर लेगा उतने अच्छे से ABCD लिख पाएगा। तो जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करेगा उतने आसानी से सीख पाएगा, जिसे उपयोग के नियम या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। परिणाम और प्रभाव का नियम, इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा और जल्दी सीखेगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो बच्चा उसे बार बार नहीं करेगा। बच्चा मान लीजिए माता पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा है, जैसा फिगर में आपको दिखाया भी गया है, तो वो अपने पिता को देखता है, बेटा कांटे वाले चम्मच के साथ खाना उठाकर खा रहे हैं, तो वह भी प्रयास करेगा कांटे वाले चम्मच से खाना उठाकर खाने का। अगर वह खाना कांटे वाले चम्मच से उठाकर खा लेगा आसानी से तो उसे संतोष मिलेगा, तो वह कार्य फिर बार बार वो कांटे वाले चम्मच से खाना खाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वह कांटे वाले खाने से चम्मच नहीं उठाकर खाना नहीं खा पाएगा तो दोबारा वह कार्य करेगा नहीं करेगा ना। तो इसी को परिणाम या प्रभाव का नियम कहते हैं, संतोष या संतोष का भी नियम कहते हैं। उसके बाद बात आती है गौण नियम यानी सेकेंडरी ऑफ लॉ। तो ये 5 होते हैं। पहला होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाओं में प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने का सही विधि मालूम हो जाती है। इसी को हम लोग गौण नियम या बहुप्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके कार्य करेंगे तो आसानी से और अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। इसी को हम लोग आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है साधारण या अनुक्रिया का नियम। तो प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो। इसी को हम लोग साधारण अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला है मनोवृत्ति या वृत्ति का नियम। अगर बच्चे का मूड अच्छा होगा तो वह जल्दी सीखेगा, अगर बच्चा का मूड अच्छा नहीं होगा वह जल्दी नहीं सीख पाएगा। अगर आप मान लीजिए स्कूल में बैठे हुए हैं और आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा तो आप आसानी से सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे ना। तो जितना अच्छा बच्चे का मूड रहेगा बच्चा उतना आसानी से जल्दी सीख पाएगा। अगला है साक्षरात्मक स्थानांतरण का नियम। जब बच्चा एक सीखी हुई ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाए तो इसे सकारात्मक यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने अधिगम के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप सीटेट, यूपीटेट या बीपीएससी तैयारी की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताकि क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।